हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल। तो आइए देखते हैं सरफेस इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है। एनी इंटीग्रल विच इज़ टू बी एवेलुएटेड ओवर अ सरफेस एस इज़ कॉल्ड अ सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो इंटीग्रल को अगर हम किसी सरफेस के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उस इंटीग्रल को क्या बोलेंगे? सरफेस इंटीग्रल। इसकी एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन देखें अगर, तो मान लीजिए हमारे पास हमने कोई एक सरफेस ले लिया, कि हमने एस मान ली कोई एक सरफेस है, ठीक है। पी हमने मान लिया क्या है, कोई एक पॉइंट है सरफेस पे। एफ हमने मान लिया कोई एक वेक्टर फंक्शन है, डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस है ओवर सरफेस एस। और एन कैप हमने ले लिया, यूनिट वेक्टर है एट पी इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है, एन कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड, ठीक है, नॉर्मल टू सरफेस। देन अगर हमें एफ का कंपोनेंट निकालना है अलोंग एन कैप, तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसका इंटीग्रल ले लें ओवर सरफेस एस, दैट मीन्स दिस इंटीग्रल एफ डॉट एन, इस इंटीग्रल को हम लोग बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो लेट S be a surface and F is a vector function which is defined and continuous over S। ठीक है, let P be any point, let P be any point on the surface S and n cap be unit vector at P in the direction of outward drawn normal to the surface S at P। ये इतनी चीज़ें ले ली हमने, ठीक है। देन F डॉट एन कैप, ये क्या होगा? देन F डॉट एन कैप is the normal component of F at P। तो F डॉट एन क्या होगा? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ F एट P हो जाएगा। ये कंपोनेंट ऑफ F along द नॉर्मल कह सकते हैं। तो अब इसका जो इंटीग्रल होगा ओवर सरफेस S, दैट मीन्स दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। तो हम लिख सकते हैं the integral of f dot n over S, that is integral over S f dot n ds is called surface integral, is called surface integral। ठीक है, सो दिस इज आवर एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, अब देखिए
तो इस तरह के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ फॉर्मूलेस की ज़रूरत होगी। तो कैसे जो है इस इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस टाइप का इंटीग्रल जो भी होगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा, जो भी सरफेस एस होगी उसका प्रोजेक्शन लेना होगा ऑन एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, और उससे हम इसको एवेलुएट कर लेंगे। तो कुछ फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू सरफेस इंटीग्रल। तो जैसे मान लीजिए हमको इसको एवेलुएट करना है इंटीग्रल ओवर एस एफ डॉट एन डी एस। तो फर्स्ट पोजीशन ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया ऑन एक्स वाई प्लेन। तो इस इंटीग्रल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, अगर हम इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं ऑन एक्स वाई प्लेन, देन दिस इंटीग्रल बिकम्स, तो ये इंटीग्रल हम लोग इस तरह से लिखेंगे, एफ डॉट एन डी एस की जगह लिख देंगे डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के कैप। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये ठीक है। तो डी एस ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन वाई जेड प्लेन लेना है, यहाँ पे डी वाई डी जेड हो जाएगा और एन डॉट क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। ठीक है, ऑन वाई जेड प्लेन। ठीक है, एंड थर्ड इज प्रोजेक्ट, अगर हमें लेना है जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन पे, तो एक्स जेड प्लेन लेंगे तो यहाँ डी एक्स डी जेड हो जाएगा और वाई जे कैप ये हो जाएगा ऑन एक्स जेड प्लेन। तो इनकी हेल्प से हम इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर लेंगे। ठीक है, जैसी हमारी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, इसको याद करना बहुत ही आसान है। अगर एक्स वाई प्लेन पे देखेंगे तो एक्स वाई प्लेन में z हमारा क्या होगा, एक्स वाई के परपेंडिकुलर होगा, z के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर k कैप लेंगे तो n डॉट k हो जाएगा। अगर वाई जेड प्लेन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वाई जेड के परपेंडिकुलर हो गया x के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, तो n डॉट आई कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाई डी जेड हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहली प्रॉब्लम देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इवैल्यूएट इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस वेयर एफ इक्वल टू वाई जेड आई कैप जेड एक्स जे कैप एक्स वाई के कैप and S is that part of the surface of the sphere x square plus y square plus z square equal to 1, which lies in the first octet। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। आइए इसको कैसे करते हैं। देखिए, तो हमें इसको इस सरफेस इंटीग्रल को हमें एवेल्युएट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें f तो गिवन है, हमें यहाँ पे n जो है वो निकालना होगा। ठीक है, जब तक n हमारे पास नहीं होगा तब तक हम इस इंटीग्रल को एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। और n क्या होता है, हमने पीछे बताया हुआ है वेक्टर इन डिफरेंशिएशन में कि अगर हमारे पास फाई क्या है, कोई स्केलर फील्ड है, देन ग्रेडियंट ऑफ f क्या होता है, डेल फाई। ठीक है ना, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, n कैप इज इक्वल टू होता है डेल फाई अपॉन मॉड डेल फाई। तो इस फार्मूले की हेल्प से जो है हम लोग यूनिट n कैप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग n कैप निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे फाई हमारा क्या है, फाई हमने ले लिया है, फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमने क्या ले लिया, ये हमारा फाई हो गया। ठीक है, तो फाई हो गया तो हम डेल फाई निकाल लेंगे। डेल फाई निकालेंगे तो डेल फाई क्या आ जाएगा, देखिए डेल फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। तो अगर हम डेल फाई बाई डेल एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। तो इस तरह से ये हमने डेल फाई निकाल लिया, राइट। सो मॉड डेल फाई भी हम निकाल सकते हैं यहीं पे। मॉड डेल फाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट कंपोनेंट ऑफ आई ऑफ होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। सो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो देयरफॉर एन कैप क्या हो जाएगा, सो एन कैप हमारे पास हो जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन मॉड डेल फाई। ठीक है, सो डेल फाई इज 2x आई कैप 2y जे कैप 2z के कैप अपॉन मॉड डेल फाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑन सरफेस एस, ऑन एस हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है। सो दिस शुड बी 1। सो 2 कैंसिल हो जाएगा तो एन कैप क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, सो एन कैप हमारे पास आ गया। नाउ अब हम इस इंटीग्रल को एवेलुएट करेंगे। कैसे एवेलुएट करेंगे, हम इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना, तो जब ऑन एक्स वाई प्लेन लेंगे तो ये इंटीग्रल देखिए हमारा क्या बन जाएगा, टेकिंग प्रोजेक्शन ऑफ एस इनटू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एंड दिस गिव्स सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लेन पे, तो डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड एन डॉट के कैप। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हमें एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लेना है तो एक्स वाई प्लेन का मतलब वहाँ पे z 0 हो जाएगा, तो सरफेस एस का जो प्रोजेक्शन होगा ऑन एक्स वाई प्लेन वो क्या हो जाएगा, दैट मस्ट बी अ सर्किल, वो सर्किल हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो इस सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखिए एफ़ डॉट एन, तो एफ़ डॉट एन निकालना है हमको। सो एफ़ क्या है हमारे पास, एफ़ हमने ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। दिस इज़ एफ़ डॉट एन कैप। एन कैप अभी मैंने निकाला है, क्या आया था, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के। तो एन डॉट एन ये है हमारा, इसका के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सो इंटीग्रेशन ओवर रीजन आर, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये भी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। सो ये हो जाएगा 3x y z डी एक्स डी वाई अपॉन जेड। तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 3xy dx dy। सो अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, हमारे पास कौन सा इंटीग्रल है, इंटीग्रल हो गया हमारे पास 3 इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, फिर से देख लेते हैं। हमारे पास रीजन क्या था, रीजन ऑन एक्स वाई प्लेन, ये था हमारा रीजन। ठीक है, दिस इज़ आर, दिस इज़ एक्स वाई।
ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इस इंटीग्रल को हम चेंज कर रहे हैं पोलर सिस्टम में। तो पोलर सिस्टम में चेंज करने का तरीका क्या होता है, x इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा रखेंगे, y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा रखेंगे, और dx dy जो है वो चेंज हो जाएगा आर डी थीटा डी आर में, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे थीटा की लिमिट क्या हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो थीटा की लिमिट हो जाएंगी 0 टू थीटा इक्वल टू π/2 एंड आर की लिमिट हो जाएंगी 0 टू आर इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसको अगर हम आर में चेंज करेंगे तो आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो इस तरह से जो हमारा इंटीग्रल आया है वो क्या आ जाएगा, 0 टू π/2 0 टू 1 आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा एंड आर डी थीटा डी आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 0 टू π/2 0 टू 1 आर क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डी आर। तो ये डबल इंटीग्रल है, यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन होना है आर के रिस्पेक्ट में और एक बार होना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थीटा आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो जिस समय हम आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे उस समय थीटा को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो r⁴ 4/4 हो जाएगा, लिमिट 0 टू 1 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये 3/8, और इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा डी थीटा। साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट 0 टू π/2। सो ये 3/16 हो गया, और लिमिट रखेंगे तो ये 1 माइनस कॉस पाई माइनस 1 हो जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा 3/8। सो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू।